दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों और काइजू मॉन्स्टर के बीच में फाइटिंग का आज आखिरी दिन होता है। इसके साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्गरेट होता है और हमें पता चलता है कि मार्गरेट और काइजू मॉन्स्टर के लीडर बेलुक एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्गरेट अपने बेटे के साथ एक सिटी में रह रही होती है और मार्गरेट का बेटा डंकन बहुत ही यूनिक पर्सन था। वो एक हाइब्रिड था, उसका स्किन कलर ऑरेंज था और उसे खाने में कोयले पसंद थे और वो इस वजह से बहुत ज्यादा डर रहा था कि जब वो स्कूल जाएगा तो सारे लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मार्गरेट डंकन को बताती है कि तुम्हें अलग होने की वजह से किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें हमेशा खुद पर यकीन रखने की जरूरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डंकन अपने स्कूल जा रहा था, तभी ट्रॉय और उसके फ्रेंड उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन डंकन अपनी माँ की बात को याद करता है और कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। स्कूल जाने के बाद डंकन की मुलाकात जेना नाम की एक लड़की से होती है और वो उसे तुरंत पसंद आ जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि जेना यूथ क्लब की लीडर है और वो एक होम कमिंग पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रही है और ट्रॉय उसका ही एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बायोलॉजी की क्लास चल रही होती है और वहाँ डंकन की दोस्ती दो लोगों से होती है। एक का नाम था इसाबेल और दूसरा केनी और फिर सबको प्रैक्टिकल के लिए एक एक मेढक दिए जाते हैं। यहाँ पर डंकन नोटिस करता है कि जेना का मेढक बहुत ज्यादा यूनिक है। उसे देखते ही समझ जाता है कि वो मेढक एक काइजू है। जिसके बाद वो क्लास से बड़ी मुश्किल से उसे बचाकर बाहर ले आता है। इसाबेल ये सारा कुछ देख ली थी, जिसके बाद वो डंकन को फॉलो करती है और आउटसाइड में आकर उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने काइजू को छिपाकर अपने पास ही रखा है। इसके बाद वो डंकन को बताती है कि मुझे काइजू बहुत पसंद है और मुझे पता है कि ये लोगों को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं जब इनको लगता है कि वो खुद खतरे में है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ट्रॉय अपने दोस्तों के साथ स्कूल में आता है और जेना के लॉकर से वो सारे पैसे चुरा लेता है जो उसने होम कमिंग पार्टी के लिए कलेक्ट किए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पर हम वहाँ के कोच को देखते हैं और ये एक एजेंट था जो यहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो डंकन पर नजर रख सके। कोर्ट में आके ट्रॉय अपने दोस्तों के साथ टेनी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, जिसे देखकर डंकन उसकी हेल्प करने के लिए आता है। यहाँ पर वो हल्की से अपनी पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होने लगती है और कोच आकर सारी बात संभाल लेता है और इन्हें अलग अलग भेज देता है। ट्रॉय को अभी भी इन सारी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी और वो डंकन से बदला लेने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन डंकन उसे बताता है कि मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर पहुंचकर ट्रॉय उसे घेर लेता है, जिसके बाद डंकन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है तो उसके मुंह से आग निकलने लगती है, जिसे देखकर ट्रॉय बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से कोच भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो डंकन को कंट्रोल करते हैं और ट्रॉय को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद कोच यहाँ से डंकन को ले जाते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि वो उसे एक स्कूल बस में ले गए हैं और वहाँ अंदर में एक स्पेसशिप थी जो कि इन्हें एक एजेंसी के पास ले जाती है जहाँ पर एक डॉक्टर होती हैं और वो सबको बताते हैं कि डंकन की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ पर डंकन की माँ भी पहुँच जाती हैं जो एजेंसी से कहती हैं कि तुम लोगों ने डील की थी कि तुम डंकन पर कभी भी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। कोच मार्गरेट को समझाता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि डंकन को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रॉय प्रिंसिपल के पास जाकर सब कुछ बता देता है। लेकिन कोच उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा ये बता रहा है और प्रिंसिपल भी कोच की बात मान लेता है और उसके बाद ट्रॉय और डंकन को ड्यूटी देते हैं सफाई करने की। ऐसा पनिशमेंट पाकर वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंकन को पता चलता है कि जेना बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके पैसे खो गए हैं, तो सोचता है कि जेना की हेल्प करूंगा। इसाबेल डंकन को कहती है अगर तुम जेना को इम्प्रेस करना चाहते हो तो कल शाम को एक पार्टी है, तुम वहाँ पर आ जाना। शाम को जब डंकन पार्टी में पहुँचता है तो देखता है जेना बहुत ज्यादा सैड होती है और डंकन को बताती है कि पैसे चोरी होने की वजह से सबको लग रहा है कि वो फ्रॉड है और उसने ही पैसे कहीं और पर यूज कर लिए हैं। तभी पार्टी में ट्रॉय आता है और जेना को मना करता है कि डंकन के पास मत रहो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जेना उसकी एक भी बात नहीं सुनती। साथ ही ट्रॉय के डैड यहाँ पर आते हैं और ट्रॉय को वहाँ से ले जाते हैं। स्कूल में हुई फाइट की वजह से ट्रॉय के डैड ने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था। डंकन जेना से कहता है कि जैसा भी ट्रॉय के डैड ने किया बिल्कुल ठीक किया, हर फादर को ऐसे ही करना चाहिए। अब इसके बाद जेना वहाँ
वहाँ से फौरन चली जाती है। डंकन को लगता है कि शायद उसने ऐसी कुछ बात कह दी जिसकी वजह से वो नाराज होकर चली गई। तभी ईसाबेल आकर डंकन को बताती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए डैड से रिलेटेड जब भी कोई बात करता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इमोशनल हो जाती है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर अचानक से बहुत सारे छोटे छोटे काइजू आ जाते हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर काइजू किंग भी आ जाता है। यहाँ पर ईसाबेल सबको भगा देती है और साथ ही कहती है डंकन से कि 16 सालों के बाद ये दोबारा यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर डंकन ईसाबेल को अपनी पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि बेलोक मेरे डैड हैं और वो शायद यहाँ पर मेरे लिए आए हैं। इसके बाद वो पार्टी में से सबको भगा देता है और सबके सामने उनके पास चला जाता है। बेलोक डंकन के ऊपर फायर से अटैक करता है और वहाँ से उठाकर उसे ले जाता है। उसके बाद बेलोक उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो कि केव जैसी होती है, जिसके बाद वो डंकन को बताता है कि मेरा घर ये है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम यहाँ के राजा बनो। तभी वहाँ पर डंकन को एक रूबी मिलती है। वो कुछ सोचता है, फिर उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो केव के और अंदर जाता है जहाँ पर उसे 2 और काइजू मिलते हैं। यहाँ पर बेलोक उसे बताता है कि डंकन ही उनका नया राजा बनेगा, पर ये बात उन दोनों को कुछ खास अच्छी नहीं लगती। बेलोक अभी भी वहाँ का किंग था तो हर कोई उससे डरता था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बेलोक अपने बेटे को उठाकर आग में फेंक देता है, जिसके बाद डंकन की अपनी रियल बॉडी सामने आती है जो कि बिल्कुल काइजू जैसी थी। बाकी सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, पर यहाँ पर डंकन बेहोश हो जाता है और जब डंकन को होश आता है तो वो एक दूसरी जगह पर होता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर केनी के घर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ईसाबेल ने केनी को सारी बातें बता दी है। डंकन केनी से भी अपने सीक्रेट रखने को बोलता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास था। जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे डैड दिल के बुरे नहीं हैं। उसकी माँ डंकन को बताती है कि तुम्हें अपने हर स्टेप बहुत केयरफुली लेना होगा। अगले दिन जब डंकन स्कूल में जाता है तो हर कोई उसे हीरो मार रहा था क्योंकि उसने पार्टी में सबको भगा दिया था बेलोक से बचाने के लिए। यहाँ पर इस बात से ट्रॉय बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। ईसाबेल फिर से डंकन के पास जाती है तो डंकन उसे फिर से याद दिलाता है कि तुम मेरे सीक्रेट को सबसे सीक्रेट ही रखना। तुमने केनी को तो बता दिया लेकिन अब किसी को भी मत बताना। डंकन की नजर दोबारा से जेना पर पड़ती है जो कि अभी भी बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि हर कोई उसे वैसा ही समझ रहा था जैसे उसने ही सारे पैसे चुरा लिए हों। जिसके बाद डंकन को वो रूबी याद आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेना को अपने लॉकर में से एक रूबी मिलता है और उसके साथ एक नोटिस भी मिलता है जिस पर लिखा था कि तुम उसको यूज कर लो अपनी पार्टी के लिए। जेना ये रूबी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो तुरंत डंकन के पास जाती है और उससे कहती है कि काश मैं उस इंसान से मिल सकती जिसने मुझे रूबी दी है और मेरी जान बचा ली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोच डंकन के पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो चाह रहा था कि उसे किसी तरह से काइजू का ठिकाना मिल जाए, बट डंकन उसे मना करता है और अचानक से यहाँ पर इसके जेट के ऊपर कोई हमला कर देता है। पता चलता है कि ये वही बेलोक के पार्टनर थे जिन्होंने अब उनके खिलाफ बगावत कर दी है और अब वो चाहते हैं कि डंकन किंग ना बने। जहाँ पर डंकन अपने काइजू लुक में आ जाता है और वो उन दोनों से लड़ने लगता है। कोच भी साथ में अपनी पूरी टीम को कहता है कि तुम इस जगह पर पहुँच जाओ। डंकन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो दोनों लोग डंकन के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर बेलोक भी आ जाता है जिसके बाद वो डंकन से कहता है कि तुम इन दोनों को मार दो। बेलोक चाहता था कि डंकन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इतनी ही देर में यहाँ पर कोच की टीम के लोग भी पहुँच जाते हैं जो इन पर हमला करने लगते हैं और बेलोक बाकी लोगों को बचाने के लिए उन पर हमला करता है। ये सारी चीजें देखकर डंकन समझ जाता है ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। डंकन दोनों साइड को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ऐसे तो युद्ध शुरू हो रही थी। यहाँ पर कोच की टीम के लोग तो रुक ही नहीं रहे थे, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि बेलोक कुछ सोच कर रुक जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कोच के लोग उसको लेकर चले जाते हैं एक केव में और बंद कर देते हैं। इतनी देर में मार्केट भी वहाँ पर पहुँच जाती है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि बेलोक ने आखिर ऐसा क्यों किया। अब रात होती है और पार्टी का टाइम होता है जहाँ पर डंकन जेना को पार्टी में लेके जाता है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों के साथ साथ उसकी माँ भी पार्टी में आ रही है। पार्टी में केनी कहता है ईसाबेल से कि तुम मेरे साथ डांस करोगी, लेकिन वो नोटिस करता है कि ईसाबेल तो बस डंकन को ही देखे जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलोक के पार्टनर को जिन्होंने बगावत कर दी थी और वो दोनों किसी तरह बचकर निकल गए थे, लेकिन अब वो दोनों सिटी की तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ पार्टी में प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि होम कमिंग पार्टी किंग और क्वीन कौन है। यहाँ पर जेना और ट्रॉय किंग और क्वीन बने थे। जिसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों को डांस करने के लिए कहता है। अब ये बात सुनकर तो डंकन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। डंकन को उदास देखकर ईसाबेल उससे डांस करने के लिए ले जाती है, जिसे देखकर केनी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। जिसके बाद वो डंकन के पास जाता है और उसे मना करता है कि तुम ईसाबेल के साथ डांस न करो, लेकिन वो बताता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन केनी कहाँ सुनने वाला था, वो हर किसी को डंकन की सच्चाई
बता देता है कि बेलोक उसके डैड हैं। जब सबके सामने ये सच्चाई आती है तो जेना तो डंकन से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डंकन अपनी माँ से कहता है कि डैड सही कहते थे कि इंसानों पर यकीन नहीं किया जा सकता, और वो भी पार्टी से चला जाता है। डंकन दूर जाकर अपने गुस्से को ठंडा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलोक ने पार्टी पर अटैक कर दिया है। यहाँ पर अचानक से डंकन भी पहुँच जाता है क्योंकि अब केनी खतरे में था। अब डंकन अपने काजू लुक में था। यहाँ पर सभी को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उनको पार्टी से निकाल कर शहर से दूर ले जाता है। कोच ने भी अपनी टीम को बुला लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्गरेट और जेना बेलोक को छुड़वाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जेना को मार्गरेट के गले में उसी तरह का रूबी दिखता है और वो समझ जाती है कि उसकी हेल्प करने वाला कोई और नहीं बल्कि डंकन खुद ही था। अब जब ये दोनों बेलोक के पास जाते हैं उसको फ्री कराने के लिए, तो देखते हैं कि कोच अपनी सारी टीम को रेडी कर रहा था। इसके बाद मार्गरेट बेलोक से पूछती है कि क्या तुमने उन दोनों आदमियों को भेजा था डंकन को मारने के लिए? जिस पर बेलोक कहता है मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो खुद को सरेंडर भी इसलिए किया था ताकि मैं अपने बेटे के पास रह सकूं। मार्गरेट बेलोक से कहती है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। जिसके बाद एक ही झटके में बेलोक खुद को फ्री कर देता है। कोच जब ये देखता है तो वहाँ के एरिया को सील कर देता है, लेकिन बेलोक को ये सील कहाँ रोकने वाली थी, वो वहाँ से फ्री होकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डंकन एक छत के ऊपर चढ़ रहा था जिसके ऊपर वो कोच पहुँच चुका था। वो डंकन को हर चीज के लिए ब्लेम करता है और कहता है वो दोनों काजू को भी तुमने ही भेजा था लोगों पर हमला करने के लिए। पर इससे पहले कि कोच यहाँ पर डंकन को मारता, यहाँ पर एक काजू मॉन्स्टर आकर उस कोच को उठा लेता है। बट यहाँ पर डंकन जंप करता है और उसे बचा लेता है। ये दोनों यहाँ से गिरने ही वाले थे, तभी यहाँ पर डंकन के पंख खुलते हैं। डंकन कोच को एक सेफ जगह पर ले जाकर छोड़ देता है और मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। यहाँ पर मॉन्स्टर डंकन को मारने ही वाला था, पर बेलोक सही समय पर आ जाता है। यहाँ पर इन सारे मॉन्स्टर की बहुत ही ज्यादा फाइट स्टार्ट हो जाती है। इतनी ही देर में मार्गरेट और जेना भी जेट पर बैठकर यहाँ पर पहुँच जाती हैं, जहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस जेट को इन मॉन्स्टर में क्रैश कर दें, और वो दोनों ऐसा ही करती हैं। तभी डंकन को नजर आता है कि जेना की लाइफ खतरे में है। जिसके बाद डंकन उसे बचाने की कोशिश करता है, बट इससे पहले बेलोक ने जेना को बचा लिया था। ये दोनों वहाँ पर एक बार फिर से डंकन पर हमला करते हैं। डंकन को नजर आता है कि उसकी फैमिली खतरे में है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके डैड उसे फिर से कहते हैं कि तुम इन दोनों को मार दो वरना ये दोनों सबको खत्म कर देंगे। बट डंकन के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तेजी से उड़ता हुआ एक पहाड़ के ऊपर जाता है जो कि बिल्कुल आइस से कवर हुआ था, और वो अपनी आग से उसे मेल्ट करने लगता है। जहाँ पर वो बेलोक से कहता है कि आप मेरी माँ को बचा लें, और वो खुद जाता है जेना को बचाने के लिए। उस मेल्ट हुई आइस की वजह से एक तूफान आ गया था जिसने उन दोनों काजू मॉन्स्टर को कवर कर लिया था और वो बिल्कुल आइस में जम चुके थे। थोड़ी देर के बाद जब तूफान रुक जाता है तो हम देखते हैं कि हर कोई वहाँ पर सेफ था। बेलोक यहाँ पर अपने बेटे से कहता है मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोच अपने लोगों के साथ आता है और ये लोग इस जमे हुए मॉन्स्टर को उठाकर ले जाते हैं ताकि उसे एक बड़े से फ्रीजर में रख सके ताकि वो दोबारा से तबाही ना करे। यहाँ पर कोच डंकन से पूछता है कि तुम तूफान से कैसे बचे, जिसके बाद वो अपने मुंह से आग निकाल कर दिखाता है और कहता है मेरे पास ये पावर है। यहाँ पर जेना भी डंकन के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया। इसके बाद डंकन की माँ उसे कहती है चलो घर वापस चलते हैं, जिस पर डंकन कहता है मेरे पास घर आने का एक और तरीका है। इसके बाद वो उड़कर अपने घर जाता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।